हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल सुरक्षित हैं, घर पे हैं और लॉकडाउन में स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं बेंचर्स आईक्यू के साथ में। बेंचर्स आईक्यू आपके कंसेप्ट्स को और भी इजी बनाने में हेल्प करता है और हम सभी यहाँ पे आपके लिए वही सारे कंसेप्ट्स लेकर आ रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर and like the channel, okay, so that you can get every individual notification on your screen, okay. आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको पता है कि हम लोग ऑलरेडी 4 to 5 क्लासेस हमारी इकोनॉमिक्स बेस्ड हो चुकी हैं, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स ले लिए हैं। इसके अलावा हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं नेशनल इकोनॉमी के, जिसके अंदर हमने जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं। अब हम आज जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो भी बेस्ड है बेसिक कंसेप्ट्स पर। बेसिक कंसेप्ट्स का मतलब होता है कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको इकोनॉमिक्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आपके ये टर्म्स क्लियर हैं तो यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर एग्जामिनेशन, ओके। और जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ ले रहे हैं वो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पर बेस्ड है। इवन वो सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं हम लोग जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, ओके। इसके अलावा मैं आपसे रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी। जैसे जैसे हमें वक्त मिलता है वैसे वैसे हम क्वेश्चंस को भी आपके सामने लेकर आएंगे, क्वेश्चन की सीरीज और उनकी वीडियोस को लेकर आएंगे, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर हो सके बेंचर्स आईक्यू के साथ में, ओके। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो रहेगा डिमांड, सप्लाई, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। देखिए, होता क्या है, जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हम माइक्रो पढ़ रहे हैं चाहे मैक्रो पढ़ रहे हैं, किस में पढ़ रहे हैं हम लोग, मैन एक्टिविटीज़, ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज़ होती है नेचुरल रिसोर्सेज के साथ में और मैन मेड रिसोर्सेज के साथ में, उन सारी एक्टिविटीज़ को कैसे बैलेंस किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। उनके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हमारे क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि आज हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन लेंगे। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो है वो दो टर्म्स पर बेस्ड है और वो दो टर्म्स इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए कि आपको पूरे इकोनॉमिक्स के अंदर ये दो टर्म्स ज़रूर नज़र आएगी। चाहे कोई भी टॉपिक उठाइए, आपको पता होना चाहिए डिमांड क्या है, आपको पता होना चाहिए सप्लाई क्या है, ठीक है। और डिमांड एंड सप्लाई को मार्केट जब पढ़ेंगे तब भी हम लोग पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के टाइम पे भी पढ़ेंगे, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते समय भी हम डिमांड और सप्लाई को पढ़ते हैं, इंडिविजुअली भी पढ़ते हैं। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उसके अंदर लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे आप, तो डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर नजर आएंगे, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है डिमांड, सप्लाई, और उसके बाद में इन दोनों के बेसिस पर हम लेंगे इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डिमांड क्या है। तो देखिए, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, कंज्यूमर्स डिजायर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। आप बाजार में जाते हैं, आप कहते हैं मुझे 2 किलो शक्कर चाहिए या मुझे 10 किलो फ्लोर चाहिए, व्हीट फ्लोर चाहिए, आटा बैग चाहिए, आटा चाहिए मुझे 10 किलो। वो क्या है, आपके डिमांड है, आप खरीदना चाह रहे हैं, आप डिजायर कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, उस गुड्स एंड सर्विसेज को। आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि मुझे ट्रीटमेंट लेना है, कोई भी आप किसी भी लेवल का ट्रीटमेंट ले लीजिए, मुझे वैसा ट्रीटमेंट लेना है। तो वो जो ट्रीटमेंट है वो आपकी क्या है, सर्विसेज है जो आप डिजायर कर रहे हैं। तो आप मार्केट में जा करके जब भी किसी चीज़ की डिजायर करते हैं और उसके लिए किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिजायर के लिए आप जब डिजायर कर रहे हैं और परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए पैसे देने को रेडी हैं, यू आर रेडी टू पे, कि मैं पे कर रहा हूँ, मुझे ये प्रोडक्ट अवेलेबल करवाइए। तो वो आपकी क्या हो गई, डिमांड हो गई। वहीं अगर मैं सप्लाई की बात करूँ तो सप्लाई क्या है, बेसिकली आप डिमांड कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। चलिए, आप गए मार्केट में, आपने डिमांड किया कि भाई मुझे जो है, आप जैसा कि अभी काफ़ी फेमस है, सैनिटाइजर की बॉटल चाहिए। सैनिटाइजर की बॉटल के लिए आप मार्केट में गए, आपने देखा होगा अभी लॉकडाउन के दौर में सैनिटाइजर्स अवेलेबल नहीं थे, मार्केट में डिमांड थी, लोग बिल्कुल रेडी हैं कि हम आपको पे कर रहे हैं, हम डबल पे कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रोडक्ट अवेलेबल करवाइए। तो वो क्या हो गई, डिमांड। लेकिन शॉपकीपर आपसे क्या कह रहा था, अभी हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, जब होगा तब भैया आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो वो क्या है, सप्लाई। जब मार्केट में अकॉर्डिंग टू योर डिमांड
आपको जो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाने वाला जो रिटेलर है, वो जो आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करवाने की एबिलिटी रखता है, तो वो कहलाती है सप्लाई। जो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज आ रही है, मैन्युफैक्चर्ड होकर के मार्केट में अवेलेबल हो रही है रेगुलर बेसिस पर, वो है सप्लाई चेन, सप्लाई जिसे हम कहते हैं। मतलब टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू कस्टमर। मुझे जो भी चीज़ें डिमांड है मेरी, वो जो अवेलेबल हो रही है मार्केट में शॉप पर, वो कहलाती है सप्लाई। ठीक है, डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट बहुत ईजी है। जब भी आप मार्केट में जाएंगे और आप ये कहते हैं कि सर मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, और वो प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, आप पे कर देते हैं, तो वो आपके डिमांड बेसिस पर आप कर रहे हैं। ठीक है, मतलब डिमांड और सप्लाई क्या है, बिल्कुल इक्वल चल रहा है। आप जितनी आपकी डिमांड है उतनी आपको सप्लाई हो रही है उस चीज़ की, है ना। लेकिन आप कहते हैं, मार्केट में जाते हैं, भाई डिमांड तो मेरी इतनी है, लेकिन वो कह रहा है भाई सप्लाई इतना नहीं हो सकता, सप्लाई हमारे पास में कम है अभी। तो आपकी डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उस बेसिस पर शॉर्टेज ऑफ सप्लाई या शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बेसिस पर कहीं ना कहीं सप्लाई डिमांड को इफेक्ट करती है। ठीक है, आप कहेंगे ठीक है ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप दूसरा वाला इसका जो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है वो पकड़ा दीजिए मुझे। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है। डिमांड है तो सप्लाई है, सप्लाई है तो डिमांड है, डिमांड नहीं है तो सप्लाई नहीं है, और सप्लाई नहीं है तो डिमांड नहीं है। और अगर इस कंडीशन में ऐसा है कि डिमांड है लेकिन सप्लाई अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन आती है, जब भी इन दोनों में से किसी एक को अप एंड डाउन देखा जाता है मार्केट में। तो जब भी आप मार्केट में जा रहे हैं और आपके पास में पैसे हैं देने को, आप देने को रेडी हैं पैसे, लेकिन मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो वो आपकी डिमांड और सप्लाई का फैक्टर है। मतलब आप डिमांड है आपकी लेकिन सप्लाई अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में कुछ विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती है मार्केट में। मार्केट में प्रोडक्ट को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, मतलब शॉपकीपर के पास में आपकी अवेलेबिलिटी, आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, आपके डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उस कंडीशन में वो आपको सब्स्टिट्यूट अवेलेबल करवाएगा। तो ये सारा आपके लिए बड़ा सिंपल है। आप जब मार्केट में जा रहे हैं, प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, आपको सप्लाई हो रहा है, बहुत ईजी है। लेकिन जैसा कि आपने अभी एक्सपीरियंस किया होगा, हर इंडिविजुअल ने एक्सपीरियंस किया है कि मार्केट में जाते हैं, मास्क चाहिए, सैनिटाइजर्स चाहिए, लेकिन अवेलेबल नहीं है ना। और आज की डेट में अगर आप मार्केट में जाते हैं कि हमें मास्क और सैनिटाइजर्स चाहिए, तो वो अवेलेबल हैं। तो क्यों? आपका जो डिमांड है वो पहले भी थी और अभी भी है, लेकिन सप्लाई पहले नहीं थी लेकिन अब हो रही है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सारी चीज़ें डिमांड और सप्लाई पर बेस्ड है। डिमांड और सप्लाई मिल करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को क्रिएट करती है। ये मार्केट का सिनेरियो बताया मैंने आपको। यहाँ पे जब आपके पास में प्रोडक्ट भी है और कस्टमर्स भी अवेलेबल है, मतलब डिमांड भी है, सप्लाई भी है, उस कंडीशन में ये वाला ग्राफ बनता है, इक्विलिब्रियम कहते हैं इसे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे पैसे नहीं है देने को और प्रोडक्ट अवेलेबल है, मतलब डिमांड नहीं है और सप्लाई है अवेलेबल, तो उस कंडीशन में ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? क्या रीजन है कि डिमांड और सप्लाई कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को क्रिएट करते हैं? क्यों डिमांड चेंज हो जाने की वजह से सप्लाई पे इफेक्ट होता है और सप्लाई चेंज हो जाने की वजह से डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। ये सारी चीजें हमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से क्लियर होगी। समझ में आ रहा है आपको? जब भी हम मार्केट की कंडीशन देखिए, फाइनली अगर मैं बात करूं प्रोड्यूसर से लगाकर और मार्केट में जो कंज्यूमर है, उन सब के बीच में एक चेन बनी हुई है। अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं करवाएगा, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं करवाता है, गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल नहीं करवाता है, तो मार्केट में उस प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाएगी। और अगर जो कंज्यूमर है वो उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं कर रहा, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड नहीं कर रहा, तो मैन्युफैक्चरर के पास में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सप्लाई तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेकिन डिमांड है नहीं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये मार्केट को बहुत इफेक्ट करती है। कई बार मार्केट में रेट्स अप्स एंड डाउन होने का, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की स्थिति क्रिएट होने का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो डिमांड और सप्लाई होता है। और ये दो फैक्टर ही ऐसे हैं जो मार्केट की स्थिति को डिसाइड करते हैं। हम कहते हैं मार्केट में आज जो है प्लॉट की प्राइसेस बढ़ गई है या फ्लैट्स की प्राइसेस बढ़ गई है या कम हो गई है, तो ये सब किस वजह से हो रहा है? डिमांड और सप्लाई पर बेस्ड है। अगर आप कह रहे हैं कि मार्केट में फ्रूट्स की प्राइस बहुत बढ़ गई है, बनाना की प्राइस कम हो गई है, मैंगो की प्राइसेस बढ़ गई है, मैंगो का सीजन रिसेंटली गया है, काफ़ी सारे मैंगोज आते हैं, तो थोड़ा सा प्राइस में हमें
डील मिल जाती है, हम कहते हैं कि सस्ता प्राइस में, सस्ते में अवेलेबल हो रहे हैं हमें मैंगोज, है ना, 100 में 2 किलो, 100 में 1 किलो अवेलेबल हो रहा है। लेकिन यही अगर मैं बात करूं आज के सीजन की, जब मैंगोज जाने वाले हैं, बिल्कुल सीजन जा रहा है, प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो चुका है, ऑफ सीजन होने वाला है, उस कंडीशन में उसकी जो प्राइजेस है वो 200 रुपीज़ पर केजी हो गया है। तो ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है डिमांड और सप्लाई की वजह से। मार्केट में सप्लाई नहीं है लेकिन डिमांड है, तो प्राइजेस बढ़ गई प्रोडक्ट की। अब मार्केट में अगर सप्लाई होती और डिमांड नहीं होती तो भी प्राइजेस जो है कम हो जाती है उस प्रोडक्ट की। तो ये सारी चीज़ें जो है आने वाले अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में पढ़ेंगे। अब तक हमने ये देखा कि मार्केट के लिए डिमांड सप्लाई क्या इंपॉर्टेंस रखता है, डिमांड और सप्लाई इंडिविजुअली क्या है। जब भी बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर कंज्यूमर्स है, मतलब खरीदार अवेलेबल है लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो सप्लाई की शॉर्टेज हो रही है। और जब कंज्यूमर्स, खरीदार अवेलेबल नहीं है और गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है, तो सप्लाई क्या है, फुल अवेलेबल है, मतलब डिमांड की शॉर्टेज है। तो ये सारी चीज़ें जो है डिमांड और सप्लाई पर बेस्ड है। पूरा इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन, चाहे आप माइक्रो लीजिए चाहे आप मैक्रो लीजिए, दोनों लेवल पर अगर स्टडी करते हैं तो दोनों ही पोर्शन के अंदर एक मेजर पोर्शन कवर करता है डिमांड और सप्लाई। इसलिए इकोनॉमिक्स का बेस है डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के बारे में पता होना, उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए, जिससे कि आपको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की स्थिति और इनके पार्ट्स, इनका रीज़न क्यों ये होती है, इन्फ्लेशन की स्थिति क्यों पैदा होती है, मुद्रास्फीति, मुद्रा को लेकर जो भी अप्स एंड डाउन्स क्रिएट होते हैं, डिफ्लेशन की कंडीशन क्रिएट होती है, तो ये मार्केट में क्यों होती है, ये सारी चीज़ें आपको आने वाले इस वीडियो के अंदर आगे पता चलेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है डिमांड और सप्लाई का। डिमांड और सप्लाई के अंदर हमने पढ़ा कि जैसे जैसे डिमांड और सप्लाई चेंज होती है, इफेक्ट होती है, वैसे वैसे कुछ कंडीशन क्रिएट होती है। उन कंडीशंस में से जो मेजर कंडीशन होती है वो सारी कंडीशंस बेस्ड है दो बेसिक कंसेप्ट्स पर। वो दो बेसिक कंसेप्ट्स कौन से हैं? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अब देखिए होता क्या है, इन्फ्लेशन क्या होता है? जनरल इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट मीन्स एक समय कार्यकाल के दौरान, एक समय काल के दौरान जो है गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइजेस का बढ़ना, इंक्रीज होना, बढ़ना। मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइजेस बढ़ गई। अच्छा एक बात बताइए, प्राइजेस बढ़ती है तो क्या होता है? प्राइजेस बढ़ने का कारण क्या होता है? प्राइजेस बढ़ने का मतलब है मनी की वैल्यू कम हो जाना, मुद्रा की मूल्य जो है वो कम हो जाना। आपके पास में अगर 100 रुपए हैं तो आप उसे एकदम वेल मैनेज्ड वे में उन 100 रुपए को खर्च करेंगे। आपको जो ज़रूरी चाहिए वही चीज़ों को आप परचेज करेंगे। लेकिन यही आपके पास 1000 रुपए हैं तो आप 100 रुपए निकाल के फट से वो ले आएंगे जो आपको पसंद है। तो आपके लिए उस मुद्रा का मूल्य कम हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट में पैसा खूब सारा आ गया, है ना। आपके पास पैसा खूब सारा आ गया तो मुद्रा का मूल्य आपके लिए क्या हो गया? कम हो गया। उसी तरीके से जब मार्केट में भी पैसा खूब सारा आ जाए, है ना, और प्राइजेस इंक्रीज हो गई है, उस कंडीशन में गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब पैसा खूब सारा आ गया, पैसे की वैल्यू कम हो गई है, मार्केट में प्राइजेस बढ़ गई। जो सप्लाई कर रहा है मार्केट में प्रोडक्ट, उसको वो चीज़ें महंगी पड़ने लगी क्योंकि मार्केट में खूब सारा पैसा है। उस कंडीशन में कौन सी स्थिति पैदा हो जाती है? वो स्थिति क्या कहलाती है? इन्फ्लेशन की स्थिति। इस कंडीशन के अंदर जनरली डिमांड बढ़ जाती है। मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड बढ़ गई है, मुझे किसी चीज़ की 100 किलो की ज़रूरत है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट में जब वो चीज़ अवेलेबल होगी तो मुझे उसकी अधिक कीमत देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे 100 किलो चीज़ चाहिए, तो इसका मतलब है कि मेरे पास उतना पैसा है। मेरे पास में जब उसका इतना पैसा अवेलेबल है कि उसकी वैल्यू ही नहीं है उस पैसों की, मैं 100 किलो चीज़ लेने को परचेज करने को रेडी हूँ, उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मूल्य जो है, वैल्यू जो है वो क्या हो गई? बढ़ गई। प्राइजेस क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। उस कंडीशन में मनी की वैल्यू हो गई डाउन, प्राइजेस हो गई अप, और सप्लाई हो गया लो। अब वो कह रहा है कि 100 किलो तो मेरे पास में है ही नहीं, तो सप्लाई हो गया कम। डिमांड, मुझे 100 किलो चाहिए तो डिमांड बढ़ गई। अब इसके कुछ रीजंस होते हैं। एक तो होता है कॉस्ट पुश फैक्टर, मतलब कि मार्केट में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर बढ़ गई है तो इस वजह से इन्फ्लेशन की कंडीशन देखने को मिलती है।
या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो क्या हो गई है, पुल कर हो गई है, डिमांड पुल फैक्टर, उस कंडीशन में भी हमें इन्फ्लेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट इन्फ्लेशन। जब मार्केट में पैसा खूब सारा इनफ्लो बढ़ जाता है, मनी इनफ्लो बढ़ जाता है, उस कंडीशन में मनी की जो वैल्यू है वो लो हो जाती है, तो मार्केट के अंदर जनरल प्राइजेस इंक्रीज हो जाती है और गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है वो लो ओवर हो जाती है, लो चली जाती है। इस कंडीशन को कहते हैं इन्फ्लेशन की कंडीशन। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं डिफ्लेशन। भाई अगर इन्फ्लेशन ये है तो डिफ्लेशन क्या, तो डिफ्लेशन इसका बिल्कुल उल्टा है। क्या है उल्टा, इसके अंदर मार्केट में जनरल प्राइसेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन डिफ्लेशन की कंडीशन में मार्केट में प्राइस कम हो जाती है। क्यों होती है, मेरे को कोई चीज़ मार्केट में 100 किलो अवेलेबल है पर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, 100 किलो परचेज करने के पैसे नहीं है मेरे पास में, तो क्या हो गया, मनी की वैल्यू तो बढ़ गई क्योंकि मेरे पास में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करने के लिए पैसे अवेलेबल नहीं है, तो मनी मार्केट में है ही नहीं, मेरे पास में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो मनी की वैल्यू क्या हो गई है, बिल्कुल बढ़ गई है, इसके अंदर कम हो जाती है, यहाँ पे बढ़ जाती है। जब मनी की वैल्यू बढ़ जाती है तो प्राइजेस जो है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिक्रीज, क्यों, क्योंकि मार्केट जो सप्लायर है उसे वो 100 किलो के पैसे तो चाहिए, कॉस्ट जितनी आई है उसकी कॉस्टिंग आई है उसे वो पैसा तो चाहिए, तो उस पैसे को, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो सेल आउट करने के लिए क्या करेगा, मार्केट के अंदर उस वस्तु की कीमत को घटा देगा, क्योंकि सप्लाई नहीं है तो फिर डिमांड ही नहीं है, तो सप्लाई तो है, अवेलेबल है मार्केट में, प्रोडक्ट तो अवेलेबल है, लेकिन उस प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी डिमांड बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, जब वो कंडीशन आ जाती है तो वो डिफ्लेशन की कंडीशन आ जाती है। इस पर्टिकुलर कंडीशन को डिफ्लेशन कहते हैं, जब मार्केट में पैसा अवेलेबल नहीं है लेकिन प्रोडक्ट है यहाँ पे, लेकिन पैसा ही अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में डिफ्लेशन की कंडीशन है। लेकिन मार्केट में अगर प्रोडक्ट नहीं है और मनी अवेलेबल है, उस कंडीशन में इन्फ्लेशन की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। गॉट इट? ये सारी चीज़ें, ये सारे कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाते हैं आपके, तो आप आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं, जो आगे इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, वो आप इजीली अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा पास्ट पेपर्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि उसके अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे टॉपिक्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पहले आ चुका है एसएससी सीजीएल के पेपर में कि इन्फ्लेशन को एक्सप्लेन कीजिए और डेफिनेशंस दे दी, मनी की वैल्यू इंक्रीज होना या इनफ्लो बढ़ना, यहाँ पे इनफ्लो कम होना, इस तरह के ऑप्शंस दे दिए और पूछा इन्फ्लेशन इनमें से कौन सी स्थिति है, उस स्थिति को दर्शाइए। तो ये जो कंडीशंस एक्सप्लेन होती है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन तभी अटेंड कर सकते हैं जब आपको ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, दिमाग में बैठ जाएंगे। दिमाग में बिठा लो, जब भी मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू जो है, मूल्य जो है, उस प्रोडक्ट का प्राइजेस जो है इंक्रीज हो जाती है तो वो इन्फ्लेशन की कंडीशन है, डिक्रीज हो रहा है तो वो डिफ्लेशन है। अब उसके पीछे जो रीजंस है वो क्या है, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है क्योंकि मार्केट में खूब सारा पैसा आ गया, तो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू क्या हो गई, मनी क्या हो गया, उसकी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, कॉस्ट है, वो इंक्रीज हो गई, और डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। ये कॉस्ट पुश और जो डिमांड पुल है उसके कारण ये स्थिति पैदा होती है इन्फ्लेशन की। यही अगर मैं डिफ्लेशन की बात करूँ, मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्राइस जो है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन हमेशा बरकरार नहीं रहती, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे हमने देखा लॉकडाउन के दौरान, कोविड का जब बहुत ज़्यादा चलन हो गया, उस समय सैनिटाइजर्स, मास्क, मेडिकल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो हमें कोविड-19 से बचा सकते हैं, उनकी प्रोडक्ट की वैल्यूज जो है, प्राइजेस जो हैं वो बढ़ गई, बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ गई उसकी प्राइजेस, चाहे पैसा है चाहे नहीं है, लेकिन डिमांड के बेसिस पर बढ़ी है, कॉस्ट के बेसिस पर नहीं बढ़ी है उसकी प्राइजेस, डिमांड के बेसिस पर। डिमांड पुल इन्फ्लेशन की कंडीशन थी। अब एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि कोविड-19 के दौर के अंदर सैनिटाइजर्स की कीमतों का बढ़ना किसे दर्शाता है, तो वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन की कंडीशन में आता है। ओके, और उस समय जब आज की डेट में अगर मैं बात करूं, सैनिटाइजर्स बहुत अवेलेबल है, खूब सारी कंपनीज ओपन कर चुकी है, सैनिटाइजर्स का वैल्यू मार्केट में अब नहीं रहा, पैसा भी जनरेट होने लगा है मार्केट में। उस कंडीशन में
इन्फ्लेशन है लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो मतलब अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति आपको अवेलेबल एनी टाइम नहीं रहेगी, एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही अवेलेबल, एक पर्टिकुलर टाइम पर ही आपको इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की स्थिति देखने को मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ आपका बेसिक कंसेप्ट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। अब हम आगे मार्केट टॉपिक लेंगे, क्योंकि हम डिमांड सप्लाई इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इन सभी को पढ़ चुके हैं। तो कल के जो वीडियो होगा, हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा, उसके अंदर हम लोग इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइप्स को पढ़ेंगे। इनके अंदर खूब सारे टाइप्स होते हैं, है ना। तो इन्फ्लेशन, जैसे कि एक इन्फ्लेशन, कुछ मात्रा में इन्फ्लेशन होना अच्छी बात है क्योंकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को दर्शाता है, तो वो भी उसका एक टाइप है। स्लाइट इन्फ्लेशन जो होता है वो इकोनॉमी को अच्छे ग्रोथ लेवल लेकर जाता है, इस कंडीशन को इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेशन के खूब सारे टाइप्स होते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, काफ़ी सारे इन्फ्लेशन होते हैं। तो इन सारे कंसेप्ट को, इनके जो टाइप्स हैं या पार्ट्स जो हैं, उनको हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ में। और अगर नेक्स्ट वीडियो तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और इसके कंसेप्ट को समझिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तभी आपको समझ में आएगा जब आप इन कंसेप्ट्स को समझेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।